Hello, my dear students. I hope you all are doing great. MPC 003 Personality Theories and Assessment. इसके कुछ important questions को जो कि आपके upcoming examination के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है उनको हम डिस्कस करेंगे और ये हमारा सिर्फ एक ही सिंगल वीडियो होगा। यहाँ पे जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे मैं आपको करवा दूंगी। बाकी आप MPC 3 का जो गेस्ट पेपर है हमारा इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो गेस्ट पेपर है उसे आप परचेज कर सकते हो जस्ट एट ₹49 और उसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद देयर आंसर्स। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। यहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, उनको डिस्कस करना है जो कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे कौन कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं? तो गाइज देखो, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर द बायोलॉजिकल और फिजिकल फैक्टर्स, दोनों इसके अंदर आपका आ जाएगा, जो कि किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसके बर्थ से ही उसको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो फैक्टर्स होते हैं ये उसके बेसिक फाउंडेशन है उसकी पर्सनैलिटी का, जिसमें सबसे पहले आपके जेनेटिक और हेरिडिटरी फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो जीन्स जो है वो पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। उनकी हाइट, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, स्किन कलर है, वो सारा इस पर डिपेंड करता है और जो जीन्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बाकी के जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रावर्जन, इमोशनल स्टेबिलिटी हो गया, नए एक्सपीरियंसेस को लेकर हम कितना ओपन है, इन सारी चीज़ों को जीन्स इन्फ्लुएंस करते हैं। दस, heredity gives the basic framework of an individual's personality। दूसरी चीज होती है आपकी टेम्परामेंट। तो टेम्परामेंट का मतलब होता है नेचुरल वे ऑफ बिहेविंग, जहां पे आप रिएक्ट करते हो फ्रॉम द बर्थ, तो वो नेचुरल है, वो भी आपके पर्सनैलिटी जो होती है ना उसका बेस फॉर्म करता है। तो अकॉर्डिंग टू बस एंड प्लॉमिन देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट। इसमें आपका एक्टिविटी लेवल आता है कि कितना कोई पर्सन एक्टिव है, एनर्जेटिक है। दूसरा आपके इमोशनैलिटी आती है कि कितना वो रिएक्ट कर सकता है इमोशंस पे। और तीसरी उसकी सोशेबिलिटी आती है, यानी कि वो कितना सोशल है, कितना वो इंजॉय करता है बीइंग विद द अदर पीपल। तो आपके जो फैक्टर्स हैं इन्होंने किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है ना उसकी बेसिक फाउंडेशन होते हैं, जिसमें क्या क्या हो गया आपका जेनेटिक, टेम्परामेंट, देन वी हैव अनदर इज हमारा जो पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हमारे हॉर्मोन्स हैं, ये हमारे मूड को, इमोशंस को, बिहेवियर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन सी आपकी ग्लैंड्स होती हैं? थायराइड ग्लैंड, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड और आपके जो सेक्स ग्लैंड्स होते हैं। तो आपके थायराइड ग्लैंड का जो मेजर काम है वो आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है। तो जब टू मच हार्मोन हो जाता है तो आपको एंजाइटी देखने के लिए मिलती है, और कम हो जाता है तो टायर्डनेस और डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है। फिर आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बॉडी की हेल्प करता है डील करने में स्ट्रेस के साथ, इमोशंस को कंट्रोल करने में। फिर आपके टेस्टोस्टेरोन होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं, जो मूड को, इमोशंस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ रहे हो कि जेनेटिक फैक्टर्स, टेम्परामेंट, देन वी हैव पूरा एंडोक्राइन सिस्टम आप बताओगे। फिर ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, नर्वस सिस्टम होता है, वो भी हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो हमारे जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स, लाइक जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो सेल्फ कंट्रोलिंग और प्लानिंग, एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को मेंटेन करके करने में हेल्प करता है। लिम्बिक सिस्टम आपका जो आपके इमोशंस हैं, फियर्स हैं, उसको करता है। तो अकॉर्डिंग टू हेंस एजनेक एरोजल थ्योरी, इंट्रोवर्ट्स में हायर लेवल ऑफ ब्रेन एरोजल होता है, एक्सट्रोवर्ट्स में लोअर लेवल ऑफ ब्रेन एरोजल होता है। तो वो एक्साइटिंग एंड सोशल सिचुएशंस को क्या कर पाते हैं, इंजॉय कर पाते हैं। ब्रेन में केमिकल्स होते हैं जैसे हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जो कि आपके डोपामिन और सेरोटोनिन को अफेक्ट करते हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को भी अफेक्ट करता है। तो एक पर्सन की बॉडी, उसका शेप, उसका फिजिकल बिल्ड उसकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस कर देता है, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ एस्टीम को अफेक्ट करता है। सो एट द फाइनल कंक्लूजन वी कैन से दैट द साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स है ना
वो प्रोवाइड करते हैं बायोलॉजिकल फाउंडेशन। पर्सनैलिटी आपकी बायोलॉजी से अकेले नहीं डेवलप होती है, जो आपका हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट है, दोनों का जो एक इंटरेक्शन है वो इसमें मिलकर काम करता है और एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है ना उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स आपको सिंपल बताने हैं, तो सेम इसी तरीके से ही आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे जीन्स वाला आप बताओगे, टेम्परामेंट आप एक्सप्लेन करोगे। मतलब ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर पूछेंगे जिसमें आपके बायो और फिजिकल आपको दोनों बताने हैं, या फिर वो एग्जाम में आपसे बायोलॉजिकल ओनली पूछ सकते हैं जिसमें आप जीन्स एंड टेम्परामेंट आपका सेम रहेगा, एंडोक्राइन सिस्टम रहेगा, ब्रेन का स्ट्रक्चर रहेगा, और आप बॉडी का जो फिजिक है वो सारा इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको कैरन हॉर्नी का जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, वो डिस्क्राइब करना है। दिस वन इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो आपको वीडियो को देखते रहना है। मैं जस्ट 1 सेकेंड का ब्रेक ले रही हूँ एंड देन फिर मैं आपको आगे के ये क्वेश्चंस को समझाऊंगी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आपको कैरन हॉर्नी का बताना था, जो कि एक आपके साइको एनालिस्ट हैं, जो डिसएग्री करते हैं जब सिगमंड फ्रॉयड ने काफी सारे आइडियाज दिए। ठीक है, तो शी बिलीव दैट सोशल रिलेशनशिप्स जो हैं गाइज, वो कल्चर, चाइल्डहुड और एक्सपीरियंसेस, ठीक है, ये सारे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि आपके जो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में। ठीक है, तो समझ रहे हो कि कैरन हॉर्नी की जो थ्योरी है ना वो ये है कि उन्होंने जो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है ना उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, बल बल्कि जो आपके सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, कल्चर होता है, और जो आपके चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना उसको वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो वो कहती है कि अकॉर्डिंग टू हर अ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी डिपेंड करती है कि उसके पेरेंट्स उसको कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो बेसिक एंजाइटी और बेसिक हॉस्टिलिटी की यहाँ पे बात की जा रही है, यानी कि इफ पेरेंट्स डू नॉट प्रोवाइड लव एंड केयर एंड सिक्योरिटी द चाइल्ड डेवलप्स द बेसिक हॉस्टिलिटी, जिसका मतलब उसमें एंगर होता है, रिसेंटमेंट होता है टुवर्ड्स द पेरेंट्स। Since children depend on their parents, they cannot express this anger openly. अब बच्चे अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, वो एंगर को ओपनली नहीं बता पाते हैं, तो ये जो सप्रेस्ड हॉस्टिलिटी होती है ये बेसिक एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ पे जो बच्चे हैं वो हेल्पलेस फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, और इस पूरी दुनिया में गाइज वो अनसेफ फील करते हैं। देन दूसरी चीज जो उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है वो है न्यूरोटिक नीड्स। तो टू रिड्यूस द बेसिक एंजाइटी, जो लोग बच्चे हैं लोग वो डेवलप करते हैं कुछ तरीके उससे कोप करने के। तो हॉर्नी ने 10 न्यूरोटिक नीड्स के बारे में बताया है और उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। ठीक है, सो मूविंग टुवर्ड्स द पीपल, ये वो लोग हैं जो अपना इनका जो एंजाइटी है या फिर जो इनकी परेशानियां हैं इनसे कोप करने के लिए ये लोगों की तरफ जाते हैं। दीज पीपल सीक लव, अप्रूवल, प्रोटेक्शन फ्रॉम द अदर्स, और उनकी नीड्स में आता है नीड फॉर अफेक्शन, नीड फॉर अ पावरफुल पार्टनर, नीड टू लिव अ सिंपल एंड अननोटिस्ड लाइफ। तो यहाँ पे आता है दे मूव टुवर्ड्स द पीपल, दीज पीपल सीक लव फ्रॉम अदर्स। देन दूसरे होते हैं जो पीपल के अगेंस्ट चले जाते हैं, उनका पर्सनैलिटी अग्रेसिव हो जाता है,
और उनको जो लगता है कि लाइफ इज अ स्ट्रगल, सो दे ट्राई टू कंट्रोल एंड डोमिनेट अदर्स, सो दे नीड पावर, दे नीड टू एक्सप्लॉइट अदर्स, उनमें एडमायरेशन होता है, पर्सनल अचीवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। देन मूविंग अवे फ्रॉम द पीपल, ये वो लोग हैं जो क्लोज रिलेशनशिप्स को अवॉइड करते हैं बिकॉज दे वांट टू बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे जो उनकी नीड्स हैं वो सेल्फ सफिशिएंसी की हैं, दे नीड परफेक्शन सो दैट नो वन कैन क्रिटिसाइज देम। तो समझ रहे हो, मूविंग अगेंस्ट और अवे में डिफरेंस है ना, लाइक इफ दे आर मूविंग अवे दे आर बिहेविंग लाइक अ डिटैच्ड ह्यूमन बीइंग, जहाँ पे उनको सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए, उनको इंडिपेंडेंस चाहिए एंड उनको परफेक्शन चाहिए ताकि कोई उन्हें क्रिटिसाइज ना कर सके। तो रियल सेल्फ और एक होता है आइडियलाइज्ड सेल्फ। रियल सेल्फ होता है व्यक्ति का ट्रू सेल्फ जहाँ पे वो ग्रो एंड डेवलप करता है। आइडलाइज एक अनरियलिस्टिक इमेज होती है जहाँ पे दे वांट टू बी परफेक्ट, दे वांट टू बी फ्लॉलेस, एंड न्यूरोटिक जो पीपल हैं दे ट्राई टू बिकम दिस परफेक्ट पर्सन एंड प्लेस इम्पॉसिबल डिमांड्स ऑन देमसेल्फ। फिर यहाँ पे आता है ट्राइनी ऑफ द शुड। तो हॉर्नी कॉल दीज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस द ट्राइनी ऑफ द शुड। इसमें आता है आई शुड नेवर मेक मिस्टेक, आई शुड ऑलवेज प्लीज एवरीवन, आई शुड बी परफेक्ट। सो ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो किसी में स्ट्रेस, गिल्ट या अनहैप्पीनेस लेकर आती हैं। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अगर कैरन हॉर्नी के से रिलेटेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो यू विल बी एबल टू आंसर इफ यू नो द various points about the theory. You can write your answer, you can create your answer by using these points. ओके, सो ट्राइनी ऑफ द शुड के बारे में आप बताएंगे। देन हॉर्नी ने फ्रूइड का क्रिटिसिज्म किया। फ्रूइड बिलीव दैट women experience penis envy. Horney disagreed with this idea. She argued that women actually envy the power, the freedom, the social status जो men के पास है, ना कि उनका physical body. So she introduced the idea of womb envy. यहाँ पे she suggested that some men may unconsciously envy women ability to become pregnant, to give birth, or to breastfeed. So, according to Horney, men may try to compensate for this by achieving success and power in the society because men also envy women. So, Karen's Horney believed that personality develops mainly through social relationships, through culture, and through childhood experiences. So, healthy people can adjust their behavior अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस, जबकि जो न्यूरोटिक पीपल होते हैं दे बिकम स्टक इन वन पैटर्न ऑफ बिहेवियर। नाउ अगले में आपको हैरी स्टेक सुलिवन का जो थ्योरी है उस पर बात करना है। हैरी स्टेक सुलिवन डेवलप द इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ही बिलीव्ड दैट पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू रिलेशनशिप विद अदर पीपल। ओके, सो सुलिवन की थ्योरी में क्या बोला उन्होंने कि जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप करता है थ्रू द रिलेशनशिप विद अदर पीपल। सो अकॉर्डिंग टू सुलिवन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अ पर्सन personality without understanding their interaction with the others. So he believed that personality is shaped by social and interpersonal relationships. तो यहाँ पे उन्होंने relationships को ज़्यादा importance दिया है, interpersonal nature बताया है personality का। A person's behavior, their thoughts and their emotions can only be understood in relation to the other people. So therefore personality develops through continuous interaction with the family and the friends and the society. Then he explained about the needs and the anxiety. So he explained that human behavior is guided by two main forces. ठीक है, one is needs and other is anxiety. So needs are the basic biological needs for survival, like we need food, water, sleep and oxygen. So when these needs are satisfied, the people feel comfortable and healthy. But anxiety कब develop होता है? Through relationship, especially between the child and the mother or the caregiver. So if the caregiver is anxious, the child may also become anxious. So people try to reduce anxiety by developing safe and secure relationship with the other. So यहाँ पे important होता है कि दूसरों के साथ एक secure relationship बनाया जाए so that anxiety को reduce किया जा सकता है। Then उन्होंने dynamism के बारे में बताया। So dynamism एक habitual pattern of behavior होता है जो over time develop होता है, और एक self system होता है जो self system में एक important dynamism है, और आपकी सिक्योरिटी ऑपरेशंस होते हैं जो कि मेंटल स्ट्रेटेजीज होती हैं जो एंजाइटी को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो दीज थ्री आर इम्पॉर्टेंट, डायनामिज्म एंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस।
तो आप उनका तीसरा ये वाला बता सकते हो, नीड्स एंड एंजाइटी बता सकते हो, इंटरपर्सनल नेचर ऑफ पर्सनैलिटी बता सकते हो। फिर आता है पर्सोनिफिकेशंस। तो ये मेंटल इमेजेस होती हैं जहाँ पे लोग डेवलप करते हैं अपने बारे में, लाइक अ गुड मदर और अ बैड मदर। सो केयर गिवर जो लव एंड केयर सिक्योरिटी दे रहे हैं, दे कैन बी कंसिडर्ड एज गुड, वाइल जो फियर एंजाइटी में है, डिस्कम्फर्ट में, दे कैन बी कंसिडर्ड एज बैड। सो मी परफेक्ट पर्सोनिफिकेशंस होते हैं। सो चिल्ड्रन डेवलप 3 इमेजेस ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है। सो एक होता है आपका गुड मी, लाइक जो कि उनके प्रेज एंड लव से बनता है, बैड मी जो क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट से बनता है, नॉट मी जो उनके लिए फ्राइटनिंग और पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको वो भूलने की कोशिश करता है, और कीप आउट ऑफ अवेयरनेस। सो सुलिवन ने डिस्क्राइब किया 7 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यू कैन लर्न दिस वन, क्योंकि यहाँ पे 7 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट उसने क्या दिया है, इंपॉर्टेंट है। पहला होता है इन्फेंसी, बर्थ से लेकर स्पीच तक, देन चाइल्डहुड होता है, देन जुवेनाइल स्टेज होता है जो आपके स्कूल ईयर्स होते हैं जहाँ पे आप कोऑपरेशन एंड कंपटीशन सीखते हो। फिर आता है प्री एडोलेसेंस जहाँ पे आप क्लोज फ्रेंडशिप बनाते हो, कॉल्ड चमशिप, जहाँ पे विद द सेम सेक्स फ्रेंड आपकी फ्रेंडशिप होती है। अर्ली एडोलेसेंस में आपके रोमांटिक और सेक्सुअल इंटरेस्ट बढ़ने लग जाते हैं। लेट एडोलेसेंस में आप स्टेबल फ्रेंडशिप्स को ढूंढ लेते हो, मैच्योर रिलेशनशिप को ढूंढ लेते हो, और एडल्टहुड में आपकी पर्सनैलिटी बिकम्स मोर स्टेबल एंड द पर्सन इज एबल टू मेंटेन हेल्दी लविंग रिलेशनशिप। So according to the Sullivan, personality is mainly shaped by interpersonal relationships rather than biological instinct. तो healthy person डेवलप का जो डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डिपेंड करता है पॉजिटिव रिलेशनशिप्स पे। नाउ आपको डिस्क्राइब करने हैं डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एज गिवन बाय एल्पॉर्ट। तो ये भी एग्जाम में प्रीवियसली 2 टाइम्स आया हुआ है। सो जॉर्डन एल्पॉर्ट यूज द टर्म प्रोप्रियम टू रेफर टू द सेल्फ। क्या वर्ड यूज करा उन्होंने, प्रोप्रियम। अकॉर्डिंग टू हिम द प्रोप्रियम यानी जो सेल्फ है, सेल्फ इंक्लूड ऑल द इंपॉर्टेंट क्वालिटीज दैट मेक्स अ पर्सन यूनिक। तो प्रोप्रियम में क्या आते हैं, जितने भी क्वालिटीज हैं जो किसी व्यक्ति को यूनिक बनाती हैं वो सारी आती हैं। सो ही बिलीव्ड दैट द सेल्फ इज नॉट प्रेजेंट एट द बर्थ बट डेवलप ग्रेजुअली। तो ये जो प्रोप्रियम है ना, ये बर्थ पे प्रेजेंट नहीं होता, धीरे धीरे ये क्या करता है, डेवलप करता है। सो इन दिस स्टेज द इन्फेंट बिकम्स अवेयर ऑफ देयर ओन बॉडी। पहले बॉडीली सेल्फ होता है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, जहाँ पे बच्चे को उसके हैंड्स एंड फीट्स के बारे में पता चलता है। फिर सेकेंड ईयर में उसकी सेल्फ आइडेंटिटी बनता है कि वो सेम पर्सन ही है, इवन दे अलग अलग सराउंडिंग्स में वो जाते हैं, वो नाम वगैरह सीखते हैं। चाइल्ड वांट्स टू डू थिंग्स इंडिपेंडेंटली, जब वो सक्सीड हो जाते हैं तो उनको प्राउड फील होता है। थर्ड ईयर से उनमें सेल्फ एस्टीम आ जाता है। फिर सेल्फ का एक्सटेंशन 4 से 6 ईयर्स तक होता है, जहाँ पे दे बिकम अटैच टू देयर पेरेंट्स, देयर टॉयज, देयर पेट्स एंड दे लर्न टू से दिस इज माइन। तो एक सेल्फ इमेज यहाँ पे 4 से 6 सालों में क्रिएट हो जाती है, जहाँ पे दे स्टार्ट learning about the good and bad behavior based on their parents and the society's expectations. This helps to build their self image. Then self को as a rational कॉपर वो 6 से 12th सेंचुरी में, सेंचुरी बोल रही हूँ, इससे पहले हिस्ट्री का क्लास लिया था, दैट इज वाई। सो 6 to 12th ईयर में वो क्या करते हैं, एक रैशनल कॉपर की तरह काम करते हैं। The child learns to solve the problems using thinking and reasoning. They become better at dealing with the school friends and with their everyday situation के साथ वो डील कर पाते हैं। और फिर उनका आता है प्रोप्रिएटिव स्ट्राइविंग यानी कि एडोलेसेंस। ठीक है, क्या आता है गाइस, फिर उनका जो एडोलेसेंस वाला टाइम पीरियड है वो आता है। ठीक है, सो ड्यूरिंग द एडोलेसेंस द पर्सन स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करते हैं। और according to Alport, this stage is important for developing a mature personality. ठीक है, तो यहाँ पे समझ रहे हो सारे स्टेजेस, यहाँ पे आपको एल्पोर्ट वाले आप नोट डाउन कर सकते हो, अगर आप चाहो तो पॉइंट्स को सारे नोट कर लो। तो इतने सारे हैं तो लर्न नहीं हो पाएगा, तो इम्पॉर्टेंट है। सो एडल्टहुड आ जाता है जहाँ पे सारे स्टेजेस एक साथ एक यूनिफाइड सेल्फ बनता है, और यहाँ पे आप बन जाते हो नोअर। द नोअर इज द पर्सन who is aware about who they are, including their body, their identity, their self-esteem. They know about their values and what are their life goals. Everything is यहाँ पे उनका सब कुछ क्या है, सेट है। अब वो अपने आप को जान चुके हैं, एक एडल्ट पर्सनैलिटी उनकी बन चुकी है। सो अकॉर्डिंग टू एल्पोर्ट द सेल्फ, द प्रोप्रियम डेवलप ग्रेजुअली फ्रॉम इन्फेंसी। ठीक है, फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड थ्रू 7 स्टेजेस। 7 स्टेजेस में डेवलप हो रहा है।
हर एक स्टेज एक नया एस्पेक्ट जो है ऐड करता है। फिर आपको फेकिंग के बारे में बताना है, व्हाट इज फेकिंग एंड हाउ वी कैन अवॉइड फेकिंग इन इन्वेंट्री। सो फेकिंग मीन्स दैट अ पर्सन डज नॉट आंसर द क्वेश्चन ऑनेस्टली, जब उनका पर्सनैलिटी इन्वेंट्री होता है। सो इंस्टेड वो जानबूझ के दे आर गिविंग फॉल्स आंसर एंड दे वांट टू क्रिएट अ पर्टिकुलर इंप्रेशन ऑफ देमसेल्व्स। यहाँ पे एक्यूरेसी और वैलिडिटी जो है टेस्ट की खत्म हो जाती है। सो दो टाइप की फेकिंग होती है, लाइक दे वांट टू बेटर, दे वांट टू अपीयर बेटर, दे वांट टू अपीयर मोर ऑनेस्ट, जहाँ पे उनका मेंटल जो हेल्थ है वो सब दिखाने में वो गुड चीज दिखाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि वी सी इन जॉब इंटरव्यू, इन प्रमोशंस एंड फेकिंग दैट, जब हम दिखाते हैं कि वी हैव मोर प्रॉब्लम्स, कोई मेंटल इलनेस है जो कोर्ट केस में कंपनसेशन क्लेम्स में हम देख पाते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट यूज डिफरेंट मेथड्स टू डिटेक्ट दिस। पहला होता है वैलिडिटी स्केल वाला मेथड, ठीक है, जिसमें आता है उनका लाई स्केल, करेक्शन स्केल और इनफ्रीक्वेंसी स्केल। ठीक है, तो वैलिडिटी क्या होते हैं गाइस, आपके स्केल्स होते हैं। So these are the scales detect people who try to look unusually good but deny normal human faults। यहाँ पे उन लोगों को डिटेक्ट किया जाता है जो कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे होते हैं, और ऐसे लोग जो हाइड करते हैं अपनी वीकनेस को, ठीक है, आंसर करते वक्त। और यहाँ पे आपका एक होता है इनफ्रीक्वेंसी स्केल, जहाँ पे एग्जेजरेटेड वो आंसर देते हैं। फिर फोर्स्ड चॉइस क्वेश्चन होते हैं, लाइक सिंपल येस और नो के क्वेश्चंस नहीं होंगे। जो टेस्ट है वो लोगों से, पर्सन से पूछेगा टू चूज बिटवीन द टू और मोर इक्वली डिजायरेबल स्टेटमेंट, दोनों चीजें इक्वल होंगी, फिर उसमें चूज करने की बात आती है। तो दिस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू गेस द करेक्ट आंसर एंड फेक द टेस्ट। फिर सटल क्वेश्चंस आ सकते हैं, सम क्वेश्चंस जो डायरेक्ट नहीं होते, और क्लियर इंस्ट्रक्शंस आ सकते हैं। सो बिफोर द टेक्स्ट द एग्जामिनर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग द ऑनेस्ट आंसर। ही ऑल्सो वांट टू बिल्ड ट्रस्ट एंड रिड्यूस द पर्सन एंजाइटी, ताकि ट्रूथफुल रिस्पॉन्सेज आए। सो इफ द टेस्ट शोज अ साइन ऑफ माइल्ड फेकिंग और डिफेंसिवनेस, साइकोलॉजिस्ट एक स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करते हैं ताकि फाइनल रिजल्ट एक्यूरेट निकल सके। सो दीज आर द वेरियस मेथड्स। इसको इन डिटेल जब आप पढ़ोगे तो आपको काफी विद सम एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हो, बट बिकॉज यहाँ पे हमारे पास बहुत ही कम समय है, वी हैव टू प्रिपेयर इन 1 day फॉर द एग्जामिनेशन। तो जितना इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर आपका कंक्लूजन आ जाता है, जो फेकिंग है वो एक मेजर प्रॉब्लम है पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज का, बिकॉज वो इफेक्ट करती है वैलिडिटी को, रिलायबिलिटी को। फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड्स वर्सेस एनवायरमेंटल ट्रेड्स बताना है। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड्स आपके गाइस क्या होते हैं, इनबॉर्न ट्रेड्स होते हैं, जो कि डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ हेरिडिटी, जीन्स, ये बर्थ से प्रेजेंट होते हैं और व्यक्ति की बॉडी उसके फिजिकल साइकोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें इमोशनल रिएक्शंस, इंटेलिजेंस, ये सब आता है। फिर आपके होते हैं एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेड्स, जहाँ पे आपके लर्नड ट्रेड्स होते हैं जो आप अपने एनवायरमेंट से सीखते हो। तो एक हो गए आपके कौन से, कॉन्स्टिट्यूशनल वाले जो कि इनबॉर्न है, एनवायरमेंटल वाले जो आपने सीखे हैं। दोनों में डिफरेंस है ना, एनवायरमेंट जो आपके फैमिली कल्चर से आप सीख रहे हो, समय के साथ डेवलप हो रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू कैटल, पर्सनैलिटी इज फॉर्म्ड बाय द कंबाइंड इन्फ्लुएंस, दोनों का इन्फ्लुएंस इसमें हमें देखने के लिए मिलता है। फिर आपका न्यूरो फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ट्रेड्स एंड द टाइप्स। यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ पर्सनैलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रेन, बाय द नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन के केमिकल्स वगैरह होते हैं ना, वो किस तरीके से किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेंस एजनेक, many personality traits are inherited and are related to the way the brain and nervous system function। सबसे पहले आपके होते हैं न्यूरो फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी टाइप, जो कि एजेंक की थ्योरी है, एजेनिक। तो एजेनिक बिलीव्ड दैट एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन, जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होता है, वो डिपेंड करता है असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ARAS सिस्टम पे, जो ब्रेन के अरोजल और अलर्टनेस से रिलेटेड होता है। जबकि इंट्रोवर्ट्स में हाई लेवल ऑफ ब्रेन एरोजल है, सो वो क्वाइट रहते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स यानी एक्सट्रोवर्ट्स में लो लेवल ऑफ ब्रेन एरोजल है, तो वो एक्साइटमेंट को और ज्यादा सीक करते हैं, थोड़ी सी चीजों में उनको शांति नहीं मिलती। फिर आपका आता है न्यूरोटिसिज्म एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, जो लिम्बिक सिस्टम हमने भी ऊपर पढ़ा था। तो लिम्बिक सिस्टम आपका फियर, एंगर वगैरह को कंट्रोल करता है। सो पीपल विद हाई न्यूरोटिसिज्म, उनके पास मोर सेंसिटिव लिम्बिक सिस्टम होता है, वो एंशियस रहते हैं, इमोशनली अपसेट रहते हैं। वो लोग जो इमोशनली स्टेबल है, उनका जो लिम्बिक सिस्टम है वो लेस रिएक्टिव होता है। फिर जो आपके एजेनिक हैं, उन्होंने साइकोटिज्म
को लिंक करा हार्मोन और ब्रेन की केमिस्ट्री के साथ। तो हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन और लो लेवल ऑफ जो एंजाइम्स हैं लाइक मोनोएमाइन ऑक्सीडेज MAO, ये सारे एसोसिएटेड होते हैं आपके एग्रेशन से, लैक ऑफ एम्पैथी से। सो ब्रेन केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। ब्रेन में हमारे वेरियस केमिकल्स होते हैं लाइक डोपामिन, सेरोटोनिन। ठीक है, डोपामिन जब हमें कहीं रिवॉर्ड मिलता है, व्हेन वी फील प्रेशर, मोटिवेशन, तो हाई लेवल ऑफ डोपामिन हमें मिलता है। सेरोटोनिन आपके मूड और इमोशन से रिलेटेड है। हाई सेरोटोनिन आपका कामनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आएगा, लो वाला आपको मूड स्विंग्स लेकर आएगा। फिर है आपका नोरपाइनफ्राइन जो कि इंक्रीज करता है अलर्टनेस को, एंड आपका जो है एंजाइटी और इमोशनल रिएक्शन से लिंक है। सो डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इन्फ्लुएंस डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स। जैसे कि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो धीरे धीरे डेवलप जब हो जाता है तो वो आपके डिसीजन मेकिंग को, सेल्फ कंट्रोल को अच्छा कर देता है। और आपका एक और है एमिग्डला जो कि कंट्रोल करता है इमोशंस लाइक फीलिंग्स एंड एंजाइटी को। तो ये सारे आपके कंक्लूजन में आ जाएगा। फिर आपको 5 फैक्टर मॉडल बताना है जिस पे शॉर्ट नोट आ सकता है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है, पॉल कॉस्टा के द्वारा डेवलप किया गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सनैलिटी कैन बी एक्सप्लेन 5 मेजर ट्रेट्स के माध्यम से, दैट इज ओशन। ओ मीन्स ओपननेस टू द एक्सपीरियंस, जहाँ पे हाउ अ पर्सन इज टू न्यू आइडियाज के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है, हाई ओपननेस है या लो ओपननेस है। फिर है उसका this word is little bit difficult for me to pronounce, so you can read the spelling. ओके, सो हाई एंड लो होता है अगर आपका ये ट्रेड जो है, जो कि रिलेटेड है कि आप कितने ऑर्गेनाइज एंड रिस्पॉन्सिबल हो। तो अगर आप में हाई है सी तो आप हार्ड वर्किंग रिलायबल होगे, लो होगा तो आप केयरलेस और डिसऑर्गेनाइज्ड होगे। ठीक है, conscientiousness, I can say this one. So extraversion होता है आपका जो दिखाता है how social and energetic a person is. तो high extraversion, low extraversion होता है। High में person can be friendly, they can be talkative, they enjoy meeting with the people. Low में that is your introversion, they are quiet. ठीक है, they prefer spending time alone with a few close friends. Agreeableness भी एक trait है जो दिखाता है कि जो आपके काइंडनेस, हेल्पफुलनेस से रिलेटेड होता है। हाई एग्रीएबलनेस मीन्स दे ट्रस्ट, दे केयर फॉर अदर्स। लो एग्रीएबलनेस मीन्स दे आर क्रिटिकल, दे आर कॉम्पिटिटिव, दे आर आर्ग्यूमेंटेटिव। तो ये सारे हमें किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसमें ये सारे ट्रेड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। दीज आर द बिग 5 ट्रेड्स: ओपननेस, कॉन्सेंशियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस एंड योर न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म जो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि मैं आपको बताना चाहती थी। बट मैंने देखा है कि आपकी MPC 003 में ना ज़्यादा जो PYQ है लास्ट, और मैंने 3-4 ईयर्स का एनालाइज किया था, तो ज़्यादा रिपीटिशन हमें देखने के लिए नहीं मिला है। दैट मीन्स कि हर बार गाइज अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप सिर्फ एक वीडियो पे डिपेंड मत रहना। इफ़ यू हैव योर बुक you can start reading from it, or you can also buy the guest paper of MPC 003 so that you can cover the around 15 to 20 questions that are also given in the guest paper. एंड उसके लिए जस्ट यू नीड टू टेक्स्ट अस ऑन द व्हाट्सएप, जहाँ पे स्कॉलरली माइंड्स की टीम आपको रिप्लाई करेगी एंड यू कैन गेट योर गेस्ट पेपर। ओके।